हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे स्टडी 20 में। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जस्ट बाद जब उसकी अंत हुई थी तो हमारे समाज में एक वैदिक सभ्यता के नाम से समाज चला था। ठीक है, ये आर्यों ने चलाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था, उसके बाद ही सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर आर्यों की भी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दो भागों में विभक्त किया गया था। पहला था पूरब वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसे ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसे ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा था उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से लेकर 620वीं तक या ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक शब्द जो था, वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वैदिक शब्द क्या वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, निर्माता, इसके निर्माता जो थे, समझे, मतलब बोला जाता है कि वैदिक सभ्यता में किस लोग का निवास था, तो आर्यों का निवास था। ठीक है, अब ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। मूल निवास जो था आर्यों का, आइए देखते हैं। मूल निवास आर्यों का था मैक्स मूलर थे एक। ठीक है, ब्रिटिश थे। इन्होंने बताया था कि मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक जो आप जानते ही होंगे, वो कहते थे आर्कटिक प्रदेश से आए थे, जिसे उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो बोले थे कि तिब्बत से आए थे। सबका अलग अलग मत था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चला था मैक्स मुलर के। अगर क्वेश्चन आते हैं कि मूल निवास कहाँ से आर्यों ने चलकर आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और भी कुछ थे, जैसे गंगानाथ थे तो वो बताए थे कि बहर्षी देश से आए थे। पेनका हेड थे तो उन्होंने बताया था जर्मनी से आए थे। एक रोडस था तो वो बताए थे बैक्टीरिया से आए थे। ठीक है, एक मेयर थे ब्रिटिश, तो उन्होंने कहा था पामीर का पठार से आए थे। ठीक है, एक डॉक्टर अविनाश चंद्रा जी थे, वो बताए थे सप्त सैंधव क्षेत्र से आए थे। ठीक है, तो सबका अलग अलग मत था, लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहास में यही चीज़ चलता आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का आगमन कहाँ था, तो तिब्बत में था। ठीक है, तो आइए, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जो इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक, तो ये जो था वैदिक काल था, जो भी था वैदिक काल साहित्यिक स्रोत मतलब वेद से है। तो इसका एक लिखित भी मिला है। ठीक है, लिखित है, वेद जो है लिखित ही है, आपको पता होगा आप सबको। तो वेद हमारे कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो जो वेद लिखित था इसलिए इसको इतिहास बोला जाता है। इतिहास मेनली यहीं से स्टार्ट होती है, जो हमारा लिखित चीज़ों का विवरण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित नहीं था, वो भावी चित्रात्मक था, जिसमें हम चित्रों को देखकर अध्ययन करते थे। ठीक है, चित्रों को देखकर अध्ययन करते थे, या उसे पढ़ने की कोशिश करते थे, या इससे अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ उस समय की चीज़ें क्या थी। ठीक है, और वैदिक काल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक, और ये वैदिक सभ्यता जो थी ये क्या है, पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, सभ्यता थी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट हम जो है वेदों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे मेरा पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे पुराना। अगर पूछा जाए वेदों में, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद से हम कोई चीज़ लिखने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ठीक है, संकलन करता महर्षि कृष्ण वेद व्यास तथा उनका नाम वेद व्यास भी था, उपनाम था। ठीक है, ऐसे पूरा नाम था महर्षि कृष्ण दयापन। ठीक है, विवरण 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। जो भी ऋषि लोग थे वो ऋग को पढ़ते थे, उन्हें होत्री बोला जाता था। ठीक है, इसमें से ऋग्वेद से, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में दूसरे से, ठीक है, 2 to 7 जो मंडल था वो प्राचीन था। ठीक है, बहुत पुराना था। ठीक है, जबकि 1, 8 और 9, 10 मंडल जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, 1, 8, 9 और 10 जोड़ा गया है। ठीक है, और इसका एक क्या बोलते हैं, उपनिवेश आता है कि ऋग्वेद में कौन कौन उपनिवेश होते हैं। तो मैं नोट करा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट करने में मिस हो गई है, लेकिन मुझे भी याद आ रहा है। ठीक है, एक था इत्रे। ठीक है, ये ब्राह्मण का भी मतलब प्रकार होता है, लेकिन इनका उपनिवेश था। ठीक है, उपनिषद। एक था कौशिक
की, ठीक है। तो ये दोनों उपनिषद थे, ठीक है। क्या थे? उपनिषद थे। किसका था उपनिषद? तो ऋग्वेद का, ठीक है। अब सामवेद। सामवेद जो भी ऋग्वेद के समय चीज़ों को संगीत में ढाला गया उसी को हम सामवेद के नाम से जानने लगे, ठीक है। इसका सामवेद का मतलब होता है संगीत, ठीक है। इसकी सुर 7 स्वरों में है, जो आप जानते हैं, सारे गामा पादा निसा, ठीक है। तो ये 7 स्वर उसी समय से सामवेद में मिलता है, ठीक है। सामवेद की जो ऋग्वेदिक था उद्रयता कहलाता था, ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेद मतलब होता है कि सामवेद को पढ़ने वाला, ठीक है। इसका मतलब है पढ़ने वाला, ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद था, गंधर्व वेद था, ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद भी कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका उपवेद किसका ये उपवेद है, तो आप मैंने जो था मैंने नोट डाउन करवा दिया, ठीक है। अब रजुवेद, ठीक है। रजुवेद का अर्थ होता है, इसका अर्थ है यज्ञ। यज्ञ से मतलब कि इसका अर्थ है, ठीक है। इसमें यज्ञ की विधियाँ का प्रतिपादित किया गया है, जिसमें यज्ञ, बलि, मंत्र सब संबंधित है। ये जो वेद है गद और पद दोनों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कॉपी पेन पे और इसे याद भी कर लीजिएगा। इसके उपनिवेश कंठ, श्वेताश्वर, ईर्ष और तैत्तिरीय, ठीक है। ये उपनिवेश है इनके, ठीक है। अब आइए अथर्ववेद। अब आते हैं हम अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद है जो मेनली ब्राह्मण के नाम पे पड़ा है, ठीक है। अथर्व का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते ही थे। ये तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, ठीक है, सबका वर्णन किया गया है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि 4 मेरे जो जात थे या कास्ट हैं जो भी हैं, तो उनका वर्णन उसी में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद तो ब्राह्मण रूप से आया है, ऋषि इसका मतलब होता है, ठीक है। ऐसे इसका वेद में सबसे श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि आर्यों भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। आर्य है जो एक संस्कृत शब्द है और आर्य का मतलब भी श्रेष्ठ ही होता है। श्रेष्ठ जाति के आधार पे नहीं था, एक भाषाएं के आधार पे था। जो भाषा अपने आप को स्वयं बोलते थे उन्हें लगता था कि हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ ही बना दिया था, घोषित कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत व औषधि मंत्र संबंधित हैं, ठीक है। इसका उपवेद क्या है दोस्तों? शिल्पवेद है, ठीक है। इसका उपवेद शिल्प। काशी का प्राचीनतम उल्लेख इसी वेद से मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि काशी का प्राचीनतम उल्लेख किससे मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? ब्राह्मण बोला जाता था। जैसे मैं बोला कि इसमें ज़्यादातर ऋषि और ब्राह्मण की ही अपनी फैलाई हुई नैतिकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे इनसे और जो चीज़ छूटी हुई है, ठीक है। क्या क्या नाम है, जैसे कुछ पारुष्णी नदी थी जिसके 10 राजा का युद्ध हुआ था, उससे संबंधित फिर जो नदियां हैं अपना सतलज हैं, गंडक है, ब्यास है, गंगा है, ये सब की प्राचीनतम नाम क्या है, जहाँ से क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है। फिर मैं थोड़ा उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के मध्य में बीच में बताऊँगा, ठीक। उसके बाद मैं आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि पूरी तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता पे कमांड कर सकें, ठीक है। तो ये सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आने वाले समय में तो आते ही रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, तो आप इसे मिस न करिए, ठीक है। धन्यवाद रेलवे स्टडी 20 से देखने के लिए, जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो पूरा देखें दोस्त, और कमेंट करके बताएं, तो हम और टॉपिकों को कवर कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।